परसों जब मैच देखा, मैं इतना ज़्यादा जज़्बाती था उस मैच के हवाले से, मैं दुआएँ करता रहा पहले कि शायद हमारी मायूसी में कोई अच्छी खबर आ जाए। हुँ। लेकिन उस दिन मैंने एक काम किया कि मैंने क्रिकेट का बायकॉट कर दिया उस दिन। मैंने सोच लिया कि आइंदा मैं टाइम नहीं ज़ाया करूँगा। इस एक फ़िज़ूल गेम में, ख़ासकर एक ऐसी गेम जिसके अंदर पाकिस्तान की टीम को जाना ही नहीं चाहिए था। अगर ये परफ़ॉर्मेंस देनी थी, तो ये जहाज़ों के टिकट जो थे, ये मैं कहता हूँ ज़ुल्म है पाकिस्तान पे। दूसरा जो खबरें ये आ रही हैं शाज़िया, के कहते हैं कि दुबई से खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान की और भारत का जब भी मैच होता है, सट्टा बड़ा ज़ोरों पे चलता है दुबई के। क्या आप 76 साल से जिन हालात से गुज़र रहे हैं, आपने जिहालत के खिलाफ आपने जिहाद किया है? अपनी गुर्बत के खिलाफ आपने जिहाद किया है? तो ये किस किस्म का एक मज़ाक है? वही आपने बात शुरू कर दी है हमारे मुर्शिद वाली कि ये सियासत नहीं, ये जिहाद है। ये बच्चे, आपके बच्चों को जिहाद की ज़रूरत है? आप दुनिया के टुकड़ों पे पल रहे हैं, आपको जिहाद की ज़रूरत है? आपको इंग्लिश की ज़रूरत है, आपको मैथ की ज़रूरत है। आप जिन लोगों को सामने खड़े करके जिहाद जिहाद की करते हैं, वो इंग्लिश में ना ट्वीट करने की और इंग्लिश में ट्वीट पढ़ने की सलाहियत नहीं रखते। आप यूनाइटेड नेशंस में किस मुंह से जाएंगे? आप आईएमएफ के सामने किस मुंह से जाएंगे? और दूसरा, आपका पड़ोस भारत जो है, मुसलसल आपके ऊपर इल्जाम लगाता है कि आप दहशतगर्दी को सपोर्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं फोर कॉर्नर्स विद तारड़। मैं हूं शाज़िया नैयर, मेरे साथ साजिद तारड़ साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम साजिद साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम वालेकुम सलाम। थैंक यू शाजिया। साजिद साहब, आज के प्रोग्राम की शुरुआत भी हम उसी टॉपिक से करना चाहेंगे। गुज़िश्ता प्रोग्राम में भी हमने डिस्कस किया था, लेकिन चूंकि इस वक्त तमाम दुनिया की नज़रें इसी एक टॉपिक के ऊपर लगी हुई हैं, तो मैं चाहूंगी कि हम भी इसी पे बात करें। इसराइल और फ़लस्तीन के हवाले से ही प्रोग्राम शुरू करना चाह रहे हैं हम लोग। वहाँ पे जो सिचुएशन है, जो भी मामलात इस वक्त चल रहे हैं, तमाम दुनिया उसकी तरफ देख रही है। आप क्या कहेंगे इस तमाम तर सूरत हाल पे? शाज़िया, इंतहाई अफ़सोसनाक बात है। देखें, देखा जाए तो मासूम बच्चे मर रहे हैं, मासूम औरतें मर रही हैं। बुरी हालत है वहाँ पे इस वक़्त गाज़ा के अंदर। उनको कहा गया है कि आप नॉर्थ से साउथ चले जाएँ आप, और उसको हमास उसको नहीं चाहती कि वो जाएँ, हमास नहीं चाहती कि वो लोग जाएँ वहाँ से, क्योंकि वो उनको एज़ अ ह्यूमन शील्ड इस्तेमाल करना चाहते हैं। पानी के हालात खराब थे। कल जैक सोल्वन, जो कि अमेरिका के एनएसए हैं, वो यहाँ पे एक टीवी इंटरव्यू में उनसे सीएनएन ने पूछा बार बार कि उनके हालात क्या होंगे, वहां पानी बंद है, लेकिन उन्होंने कहा कि पानी खोल दिया गया है। रिसेंट इंफॉर्मेशन के हिसाब से अभी तक पानी नहीं खोला था, शायद खोल दिया और थोड़ी देर तक खोल दें। लेकिन इस पे मैं अफसोस का इजहार करूंगा और हमास को ब्लेम करूंगा, क्योंकि ये जंग उन्होंने शुरू की। क्या इसकी जरूरत थी? ये सवाल एक बहुत बड़ा सवाल है। और वो, उनके पास क्या प्लान बी था कि 2 मिलियन लोगों को फूड किस तरह देनी है, शेल्टर किस तरह देना है, इनको बचाना कैसे है? क्या उनके पास ये प्लान बी था जब उन्होंने सारा कुछ शुरू किया है? ये अफसोस के साथ है कि इस वक्त कई इस्लामिक कंट्रीज, बिलखसूस पाकिस्तान के जो लोग हैं, वो ये सोचने की सलाहियत नहीं रखते कि हमास को ब्लेम किया जाए कि ये वाई दे स्टार्टेड इट। जाहिर है, स्टार्ट उन्होंने की है, खत्म अब यहूदी करेंगे, इसराइल करेगा, अपनी मर्जी से करेगा, क्योंकि उनका अपर हैंड है टेक्नोलॉजी में भी। और उनके साथ 86 ममालिक हैं इस वक्त वेस्टर्न जो उनके साथ हैं। दो पहले दुनिया के सबसे बड़े अमेरिकन जो बेड़े हैं वो जा चुके हैं उस रीजन में, तीसरा भी सुना है जा रहा है। लेकिन आज मैं इस पे मजीद आपको बताना चाहूंगा, अपडेट करना चाहूंगा कि इस वक्त इंटरनेशनल मार्केट प्लेस में क्या क्या नई चीजें हुई हैं। ईरान में, जी। ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो कतर में, जहां जहां हमास की लीडरशिप जो रहती है, उनसे मुलाकात की गई है और उन्होंने यूनाइटेड नेशन के जरिए इसराइल को धमकी दी है, ईरानी फॉरेन मिनिस्टर ने, कि अगर ग्राउंड ऑपरेशन शुरू हुआ तो हम बहुत बड़ा सरप्राइज देंगे इसराइल को। अब वो पता नहीं किस तरह का सरप्राइज देना है, उन्होंने क्या करना है। हुँ। दूसरी खबर ये है कि अमेरिका के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, सेक्रेटरी टोनी बिल्कन, वो इजिप्ट गए हैं और इजिप्ट से जाकर आज वापस जा रहे हैं इसराइल। वहां पे वो उनकी मिन्नतें तरले कर रहे हैं कि बॉर्डर खोल के अमेरिकन जो फलस्तीनी कई ऐसे हैं जो जिनके पास अमेरिकन नेशनैलिटीज हैं, उनको वहां से सेफ पैसेज दिया जाए। कल ये क्वेश्चन जैक सॉल्वन से यहाँ पे किया गया, वॉशिंगटन डीसी में, जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं।
जी। कि अमेरिकन को वहां से क्यों नहीं निकाला जा रहा। तो उन्होंने कहा कि हम निकालने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं, हमास उनको निकलने नहीं दे रही क्योंकि वो उनको एज अ ह्यूमन शील्ड इस्तेमाल करना चाहती है। हुँ, उससे बड़ा मजाक एक जो ये है कि अमेरिकन टोनी बिल्किन साहब जो हैं उन्होंने चाइना से रिक्वेस्ट की है कि आप इसमें इंटरवीन करें और इसको जंग को मिनिमाइज करने की कोशिश की जाए। मैं समझता हूँ हुँ, ये हुँ, बहुत बड़ा मजाक है। वो क्यों करेंगे? क्योंकि इस वक्त चाइना और रशिया का आपस में इत्तेहाद है और रशिया को यूरोप और अमेरिका ने मिलकर यूक्रेन में ब्लीड करने की कोशिश की है। तो चाइना क्यों करेगा ये सारी जंग, इसमें अमेरिका का एंगेज होना, जी। अमेरिका का ब्लीड होना दर हकीकत रशिया और चाइना के फायदे में है। तो वो क्यों करेंगे ये काम? ये एक बहुत बड़ा मजाक था। दूसरा, बड़े दिनों से एक चीज नजर आ रही थी कि पाकिस्तान की तरफ से, हुकूमत की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही? तो हुँ, मैंने 3 दिन पहले कहा था कि जब हमारे मालिक जो हैं, जो हमें खाना देते हैं, खाने को, जो हमारे फाइनेंसियर्स हैं, वो इजाजत देंगे तो हम स्टेटमेंट देंगे। तो उसका मौका आ गया था कि कल सऊदी अरेबिया ने इजराइल के साथ अपनी जो टॉक्स चल रही थी उनको पास कर दिया है और शायद इन्हें भी इशारा दे दिया हो कि आप भी अब अपनी स्टेटमेंट दे दें। तो कल एक और मजाक किया गया है इस कौम के साथ भी और इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ भी, हालांकि इन्हें पता है जो इनके हालात हैं। फॉरेन मिनिस्टर साहब ने कहा है कि हम जरूरत जिंदगी और जो फलस्तीन की इमदाद के लिए सामान भेजने के लिए तैयार हैं। तो भाईजान, आप आईएमएफ के टुकड़ों पर पड़े हैं, आप किस तरीके से इमदाद कर सकते हैं? बलूचिस्तान में और दूसरे दूर अफ्तादा एरियाज के अंदर खुद पाकिस्तानी जो हैं वो भूख से मर रहे हैं और आप कहते हैं कि हम फलस्तीन को एशिया भेजने के लिए तैयार हैं। भेजें आप फिर। अगर कुछ खरीद सकते हैं चीजें, आपके पास एक्स्ट्रा पैसे मौजूद हैं, डॉलर पाउंड तो बहुत हैं बेसमेंटों में पाकिस्तान के, और जो अशराफिया है, रूलिंग एलीट जो डुअल सिटीजन है, उनके पास तो बहुत पैसा है। उनको जी। चाहिए खुदा खौफी करें को भेजे वहां पे चीजें, लोग वहां पे बहुत बुरी हालत है। ये एक दूसरा मजाक था। तीसरी बात आगे मैं ये करना चाहूंगा कि इस वक्त अमेरिका के अंदर दो चीजें चल रही हैं। जो रिपब्लिकन्स हैं, कंजर्वेटिव हैं, वो ब्लेम कर रहे हैं इस वक्त बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को और ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन को। हुँ, उस हुँ, हाल ये है कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने टेक ओवर किया था, ईरान के पास $4 बिलियन के रिजर्व थे। आज उनके पास $70 बिलियन के फॉरेन रिजर्व मौजूद है। जब बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने टेक ओवर किया था उस वक्त 4.5 लाख बैरल पर डे उनकी प्रोडक्शन थी ऑयल की। इन्होंने उसको सैंक्शंस को जब हटाया है तो इस वक्त उनकी 3 मिलियन बैरल्स पर डे उनकी प्रोडक्शन है ईरान की। दूसरा, इन्होंने पीस ओवर इन्वायरमेंट सौदा किया, वो इस तरीके से कि अमेरिका से तेल अपना निकल रहा था उसको बंद किया गया और अपना और तेल जो है वो मिडल ईस्ट से इंपोर्ट करना शुरू कर दिया। उससे क्या हुआ? उससे ऑयल की प्राइसेस बढ़ गई और दो ममालिक ने उसने खुल के उसके ऊपर प्रॉफिट बनाया, एक रशिया ने और दूसरा ईरान ने। ईरान ने 170 बिलियन $70 बिलियन जो है वो ऑयल सिर्फ प्रोड्यूस करके जब से बाइडेन साहब आए हैं तो उन्होंने किया है। उसके बाद इन्होंने आपस में प्रिजनर स्वैप किया और $7-6 बिलियन देने का वादा किया, दे दिया ईरान को। जो मेरी कल मैंने जो मैं सारा वेस्टर्न मीडिया पढ़ रहा था तो उसमें अभी तक वो $6 बिलियन दिया नहीं गया है। वो साउथ कोरिया के किसी बैंक से दोहा में ईरान को देना था, वो अभी तक पैसे ट्रांसफर नहीं हुए। आज मंडे वाले दिन टेक्सास के कांग्रेसमैन हैं, वो अपने कांग्रेस के अंदर एक बिल पेश करने जा रहे हैं कि वो $6 बिलियन की पेमेंट रोकी जाए। और यहाँ पे मैं ये भी बताना चाहूंगा कि $100 मिलियन ईरान हर साल हमास को देता है। और वो सारे का सारा उसको मिसाइल बजाय उससे कि वहां वो सड़कें बनाए, वहां पावर प्लांट लगाए जाते, वहां पे कोई और चीजें वेलफेयर की जाए, लेकिन वो 100 मिलियन का 100 मिलियन जो है वो ये मिसाइल बनाने पे और टनल्स बनाने पे खर्चा होता है। यही ट्रेजिडी है फलस्तीन की और हर दूसरे मुसलमान मुल्क की ट्रेजिडी यही है कि बच्चों को पढ़ाने की बजाय जिहाद जिहाद के पीछे लगाया जाता है। हालांकि अगर पूछा जाए तो इनको जिहाद के मतलब ही नहीं पता, इनको मानी नहीं पता कि जिहाद क्या चीज है, इसको कब करना चाहिए और कब नहीं करना चाहिए। जी। अगर देखा जाए, जो अगली खबर मैं आपको देना चाह रहा था इस जंग के हवाले से, कि कल यहाँ पे आज आज मंडे है, एक नए एम्बेसडर को इसराइल भेजा जा रहा है, अमेरिकन एम्बेसडर जिसका नाम जेक ल्यू है।
जेक ल्यू जो है वो कौन है? जिस तरह यहाँ पे पहले अमेरिका में इस वक्त समझा जा रहा है कि बाइडन हुकूमत चलाने की सलाहियत नहीं रखते, चाहे वैसे कमजोर हैं या पॉलिटिकली कमजोर हैं, सेहत भी कमजोर है। ओबामा जी, साहब वॉशिंगटन डीसी के अंदर ही मौजूद हैं, हुकूमत वो चला रहे हैं। अब जेक लू कौन है? वो ओबामा दौर के अंदर व्हाइट हाउस चीफ ऑफ स्टाफ भी रहे हैं, और उसके बाद वो ट्रेजरी सेक्रेटरी भी रहे हैं। यहूदी हैं, वकील हैं, और उनके ऊपर सबसे बड़ा इल्जाम इस वक्त रिपब्लिकन लगा रहे हैं कि ईरान की सैंक्शंस कम करवाने के लिए, छुड़ाने के लिए वो ईरान की मदद करते रहे हैं। ये उनके ऊपर एलिगेशन है। और इस वक्त देखा ये जो रिपब्लिकन है यहाँ अमेरिका में, वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि ही इज ईरान सिंपैथाइजर। तो उनके बारे में भी अब सेनेट से आज हियरिंग होगी उनके बारे में। और दूसरा, इस वक्त अमेरिका जो है, बाइडन जो है, उन्होंने बिलखसूस दो स्टेटमेंटें मिली दी हैं। एक तो उन्होंने फिर इस चीज को स्टेटमेंट दी है कि हमास इज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने इसराइल को कहा है कि जानी नुकसान जो है उसको मिनिमम से मिनिमम रखा जाए। जो दुनिया के अंदर एक सबसे बड़ी चेंज आने वाली है, शाजिया पेट्रोल की कीमतें बढ़ेंगी इस जंग की वजह से, और उससे एक महंगाई का नया तूफान आएगा। जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है, वेस्टर्न कंट्रीज हैं, वो बर्दाश्त कर जाएंगे, लेकिन मेरे वतन अजीज जैसे लोग जो हैं वहां पे, जो पहले ही 9 करोड़ गुर्बत की शरह से नीचे जा चुके हैं, वो उनके लिए क़यामत सुगरा होगी। साथ ही साथ पाकिस्तान की बात आ गई है तो पाकिस्तान की डायरेक्शंस के हवाले से भी पूछना चाहूँगी कि पाकिस्तान की क्या डायरेक्शंस हैं? और इसके साथ ही एक और क्वेश्चन होगा कि मौलाना फजल रहमान की तरफ से भी एक स्टेटमेंट आया है कि मेरे जो लोग हैं वो भी तैयार हैं फ़लस्तीन की जंग लड़ने के लिए। तो ये तमाम तर सूरत-ए-हाल जो है ये किस तरफ जाएगी? ये मौलाना फजल रहमान के स्टेटमेंट के ऊपर भी बात कीजिए और पाकिस्तान की जो डायरेक्शंस हैं उसके ऊपर भी मैं चाहूँगी कि आप ज़रा रोशनी डालें। जी। देखिए, मौलाना फजल, मैं इस बिल्कुल आपने ठीक कहा है, मौलाना फजल रहमान की स्टेटमेंट से ही पाकिस्तान की डायरेक्शन जो है उसका अंदाजा लगाया जा सकता है। मौलाना फजल रहमान साहब ने जलसा किया, उसमें उन्होंने कहा कि हमारे लोग फिजिकली फलस्तीन में जाने के लिए, जिहाद करने के लिए तैयार हैं। फिर दूसरा सबसे बड़ी बात यह हुई कि उन्होंने हमास लीडर खालिद मिशाल को वहां पे लाइव बुलाकर उससे खिताब कराया। अब उससे उन्होंने पॉलिटिकल इक्विटी तो गेन की, उन्होंने नारे जिहाद जिहाद लगाए, उन्होंने किया, ठीक किया, उन्होंने पॉलिटिकल सपोर्ट तो हासिल की, उन्होंने बहुत अच्छा किया उन्होंने सियासी तौर पर। लेकिन वो कहते हैं हाथ से लगाई गिरें जो हैं वो दांतों से खोलनी पड़ेगी पाकिस्तान की स्टेट को, पाकिस्तान के फ्यूचर को। अब वो हुँ। मैं बता देता हूं वो कैसे। आईएमएफ की अभी अगली किस्त आनी है, और अमेरिका जो है वो हमास को एक दहशतगर्द ऑर्गेनाइजेशन समझता है, आज से नहीं, कई सालों से। आप यूनाइटेड नेशंस में किस मुंह से जाएंगे? आप आईएमएफ के सामने किस मुंह से जाएंगे? और दूसरा, आपका पड़ोस भारत जो है मुसलसल आपके ऊपर इल्जाम लगाता है कि आप दहशतगर्दी को सपोर्ट करते हैं। आपकी स्टेट जो है वो दहशतगर्दी को सपोर्ट करती है हमेशा। ये सबसे बड़ा बयानिया है उनका। आप जी। उस बयानिया को किस तरह खत्म करेंगे? और दूसरा, मेरा ये क्वेश्चन है, ठीक है, उन्होंने भी कहा है खालिद मिशाल ने कि हम जिहाद के लिए तैयार हैं, लेकिन आप गलत लोगों को कह रहे हैं। मेरा मौलाना फजल रहमान से ये क्वेश्चन है, माजी में हिस्टोरिकली आपने कौन कितने जिहाद किए? आपने आज तक कौन सी ऐसी जंग लड़ी है जो आपके ऊपर हाकम लोग थे, उनके लिए कितनी जंगें उनके खिलाफ आपने लड़ी? क्या आपने ब्रिटिश लोगों के खिलाफ जिहाद किया था? क्या आपने मुगलों के खिलाफ जिहाद किया था? क्या आप 76 साल से जिन हालात से गुजर रहे हैं, आपने जिहालत के खिलाफ आपने जिहाद किया है? अपने गुर्बत के खिलाफ आपने जिहाद किया है? तो ये किस किस्म का एक मजाक है? वही आपने बात शुरू कर दी है हमारे मुर्शद वाली, कि ये सियासत नहीं है, जिहाद है। ये बच्चे, आपके बच्चों को जिहाद की जरूरत है? आप दुनिया के टुकड़ों पे पल रहे हैं, आपको जिहाद की जरूरत है? आपको इंग्लिश की जरूरत है, आपको मैथ की जरूरत है। आप जिन लोगों को सामने खड़े करके जिहाद जिहाद की करते हैं, वो इंग्लिश में ना ट्वीट करने की और इंग्लिश में ट्वीट पढ़ने की सलाहियत नहीं रखते। और सबसे बड़ी बात यह है, शर्मिंदगी है, आपका सारा डॉलर सक करके अफगानिस्तान ले गया है। उनकी इकॉनमी आपसे बेहतर है, वो आपसे बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं। और दूसरा, एक और बात बताता हूं, उनकी फुर्ती देखें आप अपने अफगान भाइयों की। जितना असला वहां पे अमेरिका छोड़ के गया था, उन्होंने शिया हजरात के साथ बेचा। वो ईरान से सीरिया और सीरिया से होके वो फलस्तीन पहुंचा है, और वो उस इस वार के अंदर वो चल रहा है।
तो वो आपसे तो वो ज्यादा स्मार्ट है। आपको खाने के लाले पड़े हैं। आप कभी आईएमएफ की तरफ देखते हैं, उनके कदमों में पड़ते हैं। वहां से अगर कोई जवाब आता है तो सीपैक के कदमों में पड़ जाते हैं। अपनी पोजीशन तो पहले देखें कि आप क्या करने की सलाहियत रखते हैं। दुनिया को सब पता है कि आप कितने जोगे हैं। आप क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। ये एक खामखा अगली नस्ल जो है उसको भी दिमाग उसका खराब कर रहे हैं। मैं उसके ऊपर भी जानना चाहूंगा कि इस जी, वक्त क्राइसिस शुरू हो चुके हैं इस्लामोफोबिया के इस्लामोफोबिया के खिलाफ। दुनिया में हर जगह पे मुसलमानों को ढूंढ ढूंढ के मारा जाएगा फ्यूचर में, सिर्फ इन लोगों की हरकत की वजह से। मैं बताता हूं। शिकागो के अंदर एक 71 साल का बंदा है, उसने 6 साल का बच्चा छुरियों से मार दिया। छुरियों से मार दिया। उसके बाद अगर देखा क्या उसका क्या कसूर था, सिर्फ क्योंकि सारा दिन टीवी पे देखता है कि मुसलमान जिहाद 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 कर। चले आगे चलते हैं। खैर अब मैं बल्कि आपके बच्चों को, ये लौंडे लपाड़ों को ये बताना चाहूंगा, कल गुजरांवाला के अंदर 2 फलस्तीनी स्टूडेंट थे मेडिकल के, उनको छुरियों से जख्मी किया गया है। उनके बारे में मैंने बल्कि देखा, गुजरांवाला में एक जगह का नाम है अरूप है, और खलदून शेख और अब्दुल करीम थे। और उनको वहां पे कोई अजीम प्लाटिनम टावर की 4थी मंजिल के अपार्टमेंट के अंदर घुस के कुछ बट बरादरान थे, उन्होंने छुरियों से उन पे हमला किया। अब उसमें मजीद अब मैं बताना चाहूंगा कि ये फ्यूचर में वाकयात बढ़ेंगे। अब आपके पासपोर्ट की पहले ही कोई इज्जत नहीं है, बल्कि एक और नई चीज आपको बताना चाहूंगा। पिछले हफ्ते एक और बड़ा जुल्म हुआ है आपके साथ। सऊदी अरेबिया के अंदर उन्होंने 12,000 पासपोर्ट पाकिस्तान एम्बेसी को दिए हैं कि ये आपने अफगानियों के हाथ बेचे थे। सिर्फ एक हुँ, कंट्री के अंदर, सऊदी अरेबिया के अंदर। और वो सिर्फ एक पासपोर्ट ऑफिस ने बेचे थे, लाहौर में। और उसके ऊपर तड़का है कि आपने खालिद मिशाल साहब को बुला के तो जिहाद की दावत दी। उन्होंने कहा जी आए इन बच्चों को बताएं जिहाद कैसे किया जाए। हुँ, आप खुद कहते हैं आपका पासपोर्ट नीचे से दूसरे तीसरे नंबर पर है। अब आप कहां जाएंगे, क्या कहां जाके आप सेटल होने की कोशिश करेंगे। यहां पे तो आपके सारे जो मालिक हैं वो तो सारे लंदन बेस हैं। अब मैं आपका मुस्तकबिल, आपने मुझे कहा है पाकिस्तान की डायरेक्शन बताऊं, मैं अभी जी, एक फिक्रे में बताना चाहूंगा। आपका एक वजीर आजम जेल में है, एक वजीर आजम लंदन में वापस पहुंच चुका है अपने घर में, आराम कर रहा है। दूसरा हवा में उड़ रहा है, इस वक्त लैंड करने की कोशिश कर रहा है। और नीचे डॉलरों में और पाउंडों में रिश्वत के बाजार गर्म है। तो आप डायरेक्शन का खुद अंदाजा लगा लें। जिहाद 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 करें, आपका जितना दिल करता है करें, लेकिन खुदारा कोशिश, आप दुनिया में इंग्लिश और मैथ के बगैर तरक्की नहीं कर पाएंगे। आप ओपन हार्ट सर्जरी उर्दू में नहीं कर पाएंगे। आप चंद्रयान 3 का मुकाबला उर्दू में नहीं कर पाएंगे। और दूसरा एक और बात में, मैं अशरफी साहब, मौलाना अशरफी साहब ने एक बहुत बड़ा मुतालबा किया है। उन्होंने कहा यहूदियों की प्रोडक्ट जो है उनका बायकॉट कर दिया जाए। मौलवी साहब, हजूर, फेसबुक जुकरबर्ग की है, यहूदी है। फेसबुक के बगैर गुजारा कर लेगा आपका कंट्री। दवाइयां खानी छोड़ दे, हर दूसरी दवाई जो है वो यहूदी कंपनी की बनी है। और सारी टेक्नोलॉजी जो है सारा उसके पीछे यहूदियों की रिसर्च है सारी। क्या क्या बंद करेंगे, खोतों के ऊपर चढ़ेंगे, शायद वो भी यहूदी हो। लेकिन शाजिया, दुख के साथ है, मेरे मुल्क के साथ। मुझे अगले दिन किसी ने क्वेश्चन किया, उसने कहा यार इतने अफसोस वाली बात, किसी अमेरिकन ने एक क्वेश्चन किया था, कितने दुख की बात है कि तुम्हारे कंट्री में 76 साल से कोई सिंसियर लीडरशिप आ ही नहीं सकी। मैंने बिल्कुल आपकी बात नहीं। 76 साल से मैं किसी एक लीडर का नाम नहीं ले सका जो पाकिस्तान के साथ मुखलस होता, जो पाकिस्तान को तरक्कियों की तरफ लेके जाना चाहता होता, जो पाकिस्तानी लोगों को, बच्चों को आज भी बता सकता कि मेरा जीना मरना पाकिस्तान के साथ है। आओ पाकिस्तान बचाएं, आओ पाकिस्तान की तरक्की की तरफ चलें, आओ इकॉनमी की बात करें, आओ एक्सपोर्ट की बात करें, आओ हुँ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें, आओ मिलके पाकिस्तान बचाएं। एक भी इस वक्त फर्द वाहिद जो है वो लीडरशिप में ये बात नहीं कर रहा। दुख वाली बात। साजिद साहब, मेरे प्रोग्राम का ये आखिरी क्वेश्चन होगा। क्रिकेट मैच यकीनन आपका भी फेवरेट है। हमने बहुत मर्तबा पाकिस्तान का जब भी मैच हुआ इसके ऊपर बात की। लेकिन अभी जो रीसेंट मैच हम लोग खेले हैं, उस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? उस मैच की जो भी हाइलाइट्स आप बताना चाहें, मैं चाहूँगी कि हमारे व्यूअर्स भी सुनें कि बाहर बैठे हुए लोग पाकिस्तान की क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस के हवाले से क्या जानते हैं?
शाज़िया, कल मैंने परसों जब मैच देखा, मैं इतना ज़्यादा जज़्बाती था उस मैच के हवाले से, मैं दुआएँ करता रहा पहले कि शायद हमारी मायूसी में कोई अच्छी खबर आ जाए। हुँ। लेकिन उस दिन मैंने एक काम किया कि मैंने क्रिकेट का बायकॉट कर दिया उस दिन। मैंने सोच लिया कि आइंदा मैं टाइम नहीं ज़ाया करूँगा। इस एक फ़ज़ूल गेम में, ख़ासकर एक ऐसी गेम जिसके अंदर पाकिस्तान की टीम को जाना ही नहीं चाहिए था। अगर ये परफ़ॉर्मेंस देनी थी, तो ये जहाज़ों के टिकट जो थे, ये मैं कहता हूँ ज़ुल्म है पाकिस्तान पे। दूसरा जो खबरें ये आ रही हैं शाज़िया, के कहते हैं कि दुबई से खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान की और भारत का जब भी मैच होता है, सट्टा बड़ा ज़ोरों पे चलता है दुबई के अंदर। और ये यहाँ जिस तरीके से सडनली हमारी टीम ने खेलना बंद कर दिया, फ्रीज़ हो गए थे ना वो, बिल्कुल फ्रीज़ हुँ। हो गए। थोड़े से बालों के ऊपर सारी टीम उड़ गई थी। तो उस पे दुबई में लोग ये कह रहे हैं कि शायद हमारे बच्चों का रेट अच्छा लग गया था मैच का, तो उन्होंने मौके का फ़ायदा उठा लिया। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल और महँगाई और सारा कुछ है, और उन्होंने बड़ा अच्छा फैसला किया मेरे ख्याल में। और ये कौन-सा दूसरा ऐसा डिपार्टमेंट या कुछ चीज़ ऐसी चल रही है, जो जो क्रिकेट की टीम जो है उसने अच्छा चलना था। तो बिल्कुल, पाकिस्तान सिर्फ क्रिकेट ही नहीं हारा, पाकिस्तान हर गेम हार रहा है पाकिस्तान में। पाकिस्तान का हर डिपार्टमेंट हार रहा है। पाकिस्तान का हर पाकिस्तानी हार रहा है 25 करोड़ लोगों में से। मैं दुःख के साथ ये कह रहा हूँ, मैं खुशी के साथ नहीं कह रहा हूँ, मेरी मादरे मिल्लत है पाकिस्तान। लेकिन पाकिस्तान टीम का एक जीतना-हारना क्या था? अच्छा, अच्छे पैसे मिल गए होंगे, उन्होंने कर लिया सौदा, क्या फ़र्क पड़ता है? हर चीज़ फॉर सेल है, हर चीज़ बिक रही है, हर चीज़ हार रही है। मैं तो यही, मेरा तो अलमिया है कि मैं जब से 35 साल से यहाँ आया हूँ अमेरिका में, आज तक अच्छी खबर नहीं आई। मेरे कान तरस चुके हैं कि अच्छी खबर के लिए। इमरान खान एक मेरी उम्मीदों के लिए, ना सिर्फ मेरे 25 करोड़ लोगों को उन्होंने, वो कहते हैं तकाई खब्बी तो हमारी सजी है, बड़ी उम्मीद थी उनके। नया पाकिस्तान, नया पाकिस्तान, मैं गाने गा गा के यहाँ पे पागल हो गया था, बनेगा नया पाकिस्तान जब आएगा इमरान। तो जब वो आए हैं, तो साथ ही उस्मान बुज़दार ले आए हैं, साथ ही फरा गोगी, और कई गोगियां और कई बुज़दार थे। मेरा मकसद उस सिलसिले में, हुँ। आज जख्मी हैं मेरे जैसे लोग, तड़प रहे हैं, बाहर बैठ के देख रहे हैं, आज भी वही है। केयर टेकर सेटअप देख लें आप। अगर पाकिस्तान के मुस्तकबिल के बारे में कुछ भी सोचने का किसी किसी बाशऊर आदमी का की ख्वाहिश हो, तो केयर टेकर गवर्नमेंट जो है, उसके वजीर सारी की सारी कैबिनेट अपने सामने रख के उनके नाम देखे, गूगल करें उनके नाम। आपको पाकिस्तान का मुस्तकबिल अंधेरे से बदतरीन नजर आएगा आपको पाकिस्तान। हर एक इंडिविजुअल शख्स के बारे में मैंने रिसर्च की है। पाकिस्तान की किस्मत में इस तरह के लोगों की मौजूदगी में अंधेरा ही अंधेरा है। साजिद साहब, आप नहीं समझते क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस बेहतर हो सकती है या पाकिस्तानियों को कोई अच्छा खेल देखने को मिल सकता है? देखिए, पाकिस्तानियों को सबसे पहले खास तौर पे सॉरी, मैं आपको काट रही हूँ, जब भी इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है तो हमारी परफॉर्मेंस इंतहा की कोई बुरी परफॉर्मेंस सामने आती है और पाकिस्तानी जहां भी हैं दुनिया भर में, वो बहुत मायूस होते हैं हमारी क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस से। देखिए, पाकिस्तान के अंदर रहने वाले 25 करोड़ लोगों को पहले तो पाकिस्तानी बनना पड़ेगा। सबसे पहले तो मेरी ख्वाहिश ये है कि इनको पाकिस्तान की बुनियाद आज ही रख लें, अगर ख्वाहिश हो इनको इनको अगर इनको कोई कोई एहसास हो इस चीज़ का। मेरे ख्याल में इन्होंने पाकिस्तान बनाया ही नहीं है, इन्होंने एक धोखा दिया है। उसकी वजह ये है कि मैं आज छोटी-सी आपको बात बताना चाहूँगा कि जी। पाकिस्तान का जो टुकड़ा अलग हुआ था, ईस्ट पाकिस्तान, मशरकी पाकिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान बनाने की मूवमेंट वहाँ से शुरू हुई थी। और उसके बाद अब चलें उससे भी आगे चलते हैं अगर, अब तो वो भी आपसे बहुत आगे जा चुके हैं। इन्होंने पाकिस्तान बनाया ही नहीं है। मैं 25 करोड़ लोगों से ये क्वेश्चन है, आप पाकिस्तान के करंट हालात से खुश हैं? आपको को पाकिस्तान का मुस्तकबिल नज़र आता है? आपको जो कायदे-आज़म साहब ने पाकिस्तान बना के दिया था, क्या आप वो सारा कुछ कर रहे हैं जो कायदे-आज़म साहब चाहते थे? क्या आप जस्टिफाई कर रहे हैं अपना पाकिस्तानी होना? सबसे पहले, क्रिकेट से पहले नहीं, क्रिकेट की टीम में भी तो ज़ाहिर है पाकिस्तानी जाएँगे। सबसे पहले तो इनको पाकिस्तानी बनाएँ। ये पाकिस्तानी नहीं है, मेरी नज़र में। ये एक ग्रुप ऑफ पीपल है, जो कि हर एक ग्रुप ऑफ पीपल 25 करोड़ के 25 करोड़ फ्रॉड, करप्शन और शॉर्टकट के चक्कर में है। और कभी भी चीजें, सक्सेस डजंट कम विद शॉर्टकट्स। तो मेरी ये ख्वाहिश पहले ये होगी, कोई भी काम करने से पहले, जब तक पाकिस्तानी पाकिस्तानी नहीं बनेंगे, पाकिस्तान किसी गेम में भी जीत नहीं सकेगा। अफसोस के साथ मैं कह रहा हूं। और आज के हिसाब से 25 करोड़ लोगों में मुझे पाकिस्तानी कोई नजर नहीं आ रहा है। दुख वाली बात। बहुत शुक्रिया साजिद साहब। नाज़रीन आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप लोग हमारा प्रोग्राम देखते हैं, अपना फीडबैक देते हैं। अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे और साजिद आरा सबको इजाज़त दें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।